हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। आज टॉपिक लेके आया हूं क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियस लॉ या गॉसियस थ्योरम। इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो आइए जानते हैं हम लोग गॉस के अनुप्रयोग के बारे में। गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग इसमें है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब इसमें चित्र में प्रदर्शित है कि कोई भी अनंत लंबाई का एक चालक तार है, इस तरह से दिखाया गया है, जिस पर एक समान आवेश Q लंबाई के अनुसार वितरित है और इस चालक तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, एक सममित गॉसियन पृष्ठ। तो ये बेलन की आकृति का आएगा, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब इसमें जो होगा कि जो चालक तार है, अनंत लंबाई का जो चालक तार है, इसका मान लीजिए कि रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है, तो लेम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। यहाँ Q उस चालक तार पर कुल आवेश की मात्रा, L चालक तार की लंबाई। अब इसमें इस चालक तार से R दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिए। तो इस गॉसियन पृष्ठ पर स्थित है बिंदु P। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस आवेशित चालक के कारण, वह त्रिज्यतः बाहर की तरफ होगी, यहाँ A। और इस पर एक बिंदु P पर अवयव क्षेत्रफल मानेंगे जिसका क्षेत्रफल dA है, तो उसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा उसी दिशा में होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। यानी इन दोनों क्षेत्रों के बीच थीटा का मान 0 होगा, एक दूसरे के समांतर होंगे। तो यहाँ जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसका मान होगा, कुछ न कुछ मान होगा। लेकिन जब इसके ऊपर शीर्ष की ओर देखेंगे, एक छोटा अवयव खंड मानेंगे, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर होगी और जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा इसके लंबवत होगी, यानी इनके बीच कोण 90 अंश होगा। तो 5/E cos थीटा, तो cos 90 लिख देंगे, तो cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से इस चालक, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण बस इसके वक्री क्षेत्रफल से ही चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, न कि इसके पार्श्व सिरों से। इन दोनों सिरों से जो वैद्युत फ्लक्स होगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। इस तरह से इससे निकाल सकते हैं हम लोग इस अवयव क्षेत्रफल से, अवयव क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा d∅E बराबर हो जाएगा E.dA। या इसको हल करेंगे तो आ जाएगा E.dA cos थीटा, यानी cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान 1 होगा, तो सीधे लें E.dA लिख सकते हैं। इस तरह से लिख लें कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा तो इसका समाकलन करेंगे, डी हट जाएगा तो फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई डी ए। यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये नियतांक है, ये जो समाकलन हो डी ए के साथ लग जाएगा। तब यहाँ से लिखेंगे फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए, यानी इस जो गॉसियन पृष्ठ है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल को मतलब वक्री क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका वक्री क्षेत्रफल ये बेलन की आकृति का है, त्रिज्या आर है, इसकी ऊंचाई लंबाई एल के बराबर लिए है, चालक की लंबाई के बराबर लिए है। इसका वक्री क्षेत्रफल हो जाएगा समाकलन डी ए बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब यही इसमें मान रख देंगे, इस तरह से आ जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर इंटू यल। इसको समीकरण 1 कर देंगे। फिर इसके बाद गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू बंद गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा है। तो यहाँ से क्यू को मान रखेंगे जो आवेश घनत्व की परिभाषा के अनुसार है, क्यू बराबर रखेंगे तो लेमडा इंटू यल हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू यल अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 कर देंगे। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर यहाँ पर इसका मान आ जाएगा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर अब दोनों समीकरण में फाई का मान ही है तो इधर इसका बराबर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ई इंटू 2 पाई आर यल बराबर हो जाएगा लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ यल से यल कट जाएगा, ई का मान निकालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा ई बराबर हो जाएगा लेमडा बचेगा और यहाँ 2 पाई आर बचेगा और एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहाँ जो 2 पाई इसको 4 पाई करना होगा तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर हो जाएगा, लेमडा अपान आर, और 2 का गुणा इधर हो जाएगा ऊपर 2 लेमडा अपान आर हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, इसका मान आता है। अब इसको वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। वेक्टर ई बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं। तो ये रहा किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर इंटू आर कैप, जहाँ लेमडा उस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व है और आर उस चालक तार से बिंदु की दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो ये रहा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। उसका फार्मूला ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर।
इस तरह से ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रोपोर्शनल टू 1/r², नहीं 1/r। अब इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी घटने पर क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है और अधिक दूर जाने पर, तार से अधिक दूर जाने पर क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी r के बीच ग्राफ खींचा जाए तो इस तरह से ग्राफ दिखाई जाता है। उन दोनों में परिवर्तन को इस ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रहा गॉस की प्रमेय का पहला उपयोग। अब इसके बाद आएंगे हम लोग सीखेंगे दूसरा उपयोग के बारे में। अब इसमें दूसरा उपयोग इसका है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। अब इसमें एक अचालक आवेशित चादर है, इस तरह से दिखाया गया, जिस पर एक समान रूप से आवेश Q वितरित है और इसका रेखीय क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व मान लीजिए सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर लिख सकते हैं हम लोग Q/A, यहाँ Q आवेश की कुल मात्रा है और A उस चादर का क्षेत्रफल है। अब यहाँ से Q बराबर लिख सकते हैं हम लोग, Q बराबर सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसमें एक समान रूप से आवेशित चादर है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। अब ये जो पृष्ठ है ये चादर पर स्थित है, R दूरी पे एक बिंदु P है, तो इतने ही दूरी के बराबर इसके दूसरी तरफ भी बिंदु एक P' ले लेते हैं। सममितता के कारण दोनों दूरी बराबर ले सकते हैं चादर के दोनों तरफ। इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन बेलन खींचेंगे जो बिंदु P और P' से होकर गुजरे। तो यहाँ देखा जाता है कि इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए कैपिटल A लिया जाता है। तो यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ होता है अंतिम सिरा बिंदु P पर पहुंचता है और इसका दूसरा सिरा P' पहुंचता है। तो यहाँ P पर इस आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की ओर होगी, E हो जाएगी, और इस क्षेत्रफल का जो दिशा होगी या क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा dA, इसकी दिशा भी इसके समांतर होगी। फिर इस P' बिंदु पर देखेंगे तो ये भी चादर से दूर की ओर दिशा होगी और क्षेत्रफल वेक्टर dA की भी दिशा इससे समांतर होगी। तो ये जो आवेशित चालक है इससे जो बल रेखाएं गुजरेंगी वह इससे दूर दोनों तरफ गुजरेंगी। तो यहाँ इस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, नेट वैद्युत फ्लक्स, केवल इसके इस क्षेत्रफल, सिरों के क्षेत्रफल के कारण होगा। इन्हीं से गुजरेगा दोनों तरफ बल रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। इसके पार्श्व या इसके वक्रित तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी क्षेत्रफल अवयव की कल्पना करेंगे, इस तरह से क्षेत्रफल अवयव की कल्पना करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ऐसे होगी E, और जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी इस तरह लंबवत होगी dA। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E dA cos थीटा यानी cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो इसके वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इसका मान 0 होगा। लेकिन इन गॉसियन बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला ही नेट वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल समाकलन हो जाएगा ई डॉट डी ए। तो एक सिरे के कारण होगा, दोनों सिरे का होगा तो प्लस दूसरे सिरे का लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे ई डॉट डी ए। अब इसको हल करेंगे तो ई नियतांक है, डी ए का समाकलन करेंगे, इसका क्षेत्रफल ए मान है तो सीधे हो जाएगा ई ए हो जाएगा प्लस इसका भी हो जाएगा ई ए, या यहां से कर सकते हैं फाई बराबर हो जाएगा 2EA। इस समीकरण 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे परंतु गॉस के नियम से नियम से होता है फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां Q बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यहां से इसका मान रखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा Q का मान समीकरण 1 से रखेंगे सिग्मा इंटू ए हो जाएगा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण 3 कर देंगे। अब यहां से समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर जब इसमें तुलना करेंगे तो दोनों में फाई ई का मान है तो इधर इसका मान बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2EA बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ए से 1 कट जाएगा, ई का मान आ जाएगा 2 इधर चला जाएगा, ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसी भी अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। इस सूत्र में R उपस्थित नहीं है तो इस तरह से कर सकते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र का मान नियत होता है, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान नियत है, एप्सिलॉन नॉट नियतांक है। जैसे आवेशित चालक के कारण आवेशित चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो नियत होगी और उसकी दिशा सदैव चादर से दूर की ओर होगी। यदि चादर धन आवेशित है तो उसके कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे दूर की ओर होगी। यदि चालक ऋण आवेशित है तो उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर की ओर होगी, चादर की ओर दिष्ट होगी। ये रहा इसका दूसरा उपयोग। इसके बाद हम लोग आएंगे तीसरे उपयोग के बारे में जान। इसमें तीसरा उपयोग है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर। यानी एक आवेशित चालक है जिसमें एक समान रूप से आवेश धन आवेश है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है। कोई भी आवेशित जो चालक होता है उसका यदि एक समान रूप से आवेशित है तो उसका जो आवेश होता है उसके पृष्ठ पर स्थित रहता है, दोनों पृष्ठ की ओर समान आवेश उपस्थित रहेगा, यानी उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व समान रहेगा सिग्मा दोनों पृष्ठों के लिए। तो एक समतल आवेशित प्लेट की तरह व्यवहार करती है। इसमें 2 चादरें हो जाएंगी, पहला और दूसरा, 2 प्लेटें हो 2 सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इससे इसके निकट या इसके ठीक बाहर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसके पहले समतल चादर या प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाल चुके हैं हम लोग। तो उसकी दिशा हमेशा होता है धन से दूर की ओर होता है। तो मान लीजिए कि पहली प्लेट या पहली चादर है, उसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह उससे दूर मान लीजिए E1।
और दूसरी चादर के कारण भी इससे दूर की ओर होगी, उसका मान है मान लीजिए E2 है, तो ये इस तरह से रहेगा। अब बिंदु P पर जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो दोनों का सदिश योग या दोनों का योग कर देंगे, वही परिणामी क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं चादर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये चादर 1 से दूर, इसकी दिशा चादर 1 से दूर होगी। फिर इसी तरह से चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका मान E2 है। E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो इसकी दिशा होगी वह चादर दूर से दूर की ओर होगी। अब इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं कि दोनों चादरों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अब इसका मान इसमें रख देंगे, E बराबर होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इस तरह से E का मान आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। तो किसी भी आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के दूरी पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होती है, इसका मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अर्थात उस समय उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह पृष्ठ आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो यही कारण है कि जब कोई चालक तार या आवेशित चालक किसी ऐसे माध्यम जैसे मान लीजिए वायु में उपस्थित रहता है, तो उसके नोकीले सिरे पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसका मान अधिक हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल वहां कम रहेगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक हो जाएगा, तो उसके कारण वहां पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बहुत अधिक हो जाती है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है तो उसके आसपास उपस्थित वायु के जो आयनित कण होते हैं या विद्यमान अणु होते हैं वह आयनित हो जाते हैं, और जैसे ही आयनित होते हैं तो यदि वह चालक तार धन आवेशित है तो ऋण आयन वायु से उस चालक की ओर गमन कर जाते हैं और धन आवेश उससे दूर चले जाते हैं। तो इसके कारण वो चालक के आसपास थोड़ी सीमित क्षेत्र में जो वायु होता है वह चालकी हो जाता है, कंडक्टिंग हो जाता है, जिसके कारण उस चालक तार का जो आवेश होता है वह विसर्जित हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है कुछ समय के बाद। इस तरह से वैद्युत ऊर्जा की हानि होती।
तो ये रहा तीसरा उपयोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग। अब इसके बाद हम आगे आएंगे चौथे अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद चौथा इसका उपयोग है गॉस की प्रमेय का, कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन एंड आउटसाइड टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। अब इसमें दो, एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित दो प्लेटें हैं 1 और 2, और ये एक समान रूप से आवेशित है। दोनों का पृष्ठ घनत्व समान है। मान लीजिए कि दोनों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु P है और इसके ठीक बाहर एक बिंदु P डैश है। दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए कि P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अभी अभी सीखे थे कि जो चालक प्लेट होता है उसके कारण धन आवेशित प्लेट है, तो इसके कारण क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की ओर होगी। तो मान लीजिए कि इससे दूर की ओर हो, तो यहाँ पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो इसकी दिशा इस तरह से होगी। और जो दूसरी प्लेट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस प्लेट की ओर होगी, क्योंकि ऋण आवेशित है तो उस प्लेट की ओर होगी। मान लीजिए उस क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो इस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो बिंदु P पर जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी दोनों का योगफल कर लें। अब इसके बाद P डैश पे देखेंगे तो पहली प्लेट के कारण क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होगी, जिसको E1 दिखा सकते हैं। अब दो ऋण आवेशित प्लेट है उसके कारण क्षेत्र की तीव्रता प्लेट की ओर होगी, जिसको E2 दिखा सकते हैं। दोनों यहाँ पर P डैश पर जो क्षेत्र की तीव्रता है वो विपरीत दिशा में, तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता इसको E1 से दिखाएंगे, तो E1 बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा प्लेट 1 से दूर होगी। फिर इसी तरह से प्लेट 2 के कारण निकाल सकते हैं। प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगा। E2 का मान निकालेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये प्लेट 2 की ओर हो। ऋण प्लेट है इसलिए उसी की दिशा में हो। इस तरह से कर सकते हैं कि दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता E हो जाएगा। E बराबर लिख देंगे E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों का योगफल कर देंगे। यहां से निकालेंगे E बराबर
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या इस तरह से ई का मान आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी के कारण बिंदु P पर, यानी प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह से दोनों प्लेट के कारण बाहर बिंदु P डैश पर क्षेत्र की तीव्रता है, यहां पर निकाल लेंगे। दोनों प्लेटों के कारण बाहर बिंदु P डैश पर क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 और E2 का मान बराबर है, इसमें रख लेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मान बराबर है, कट के शून्य हो जाएगा, ई बराबर शून्य हो जाएगा। यानी प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, यानी दोनों समांतर प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र नहीं है। इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान नियत है, यानी एक नियत या समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। यह एक इस तरह से स्पष्ट हुआ कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक नियत या एक सीमित क्षेत्र में एक नियत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। और इसमें शर्त ये होता है कि जो प्लेटों का आकार होता है वह इनके बीच की दूरी से बहुत बड़ा होना चाहिए या बहुत अधिक होनी चाहिए। तो ये था गॉस की प्रमेय का चौथा प्रयोग। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका पांचवा प्रयोग, या